Hello, good morning everybody. आई एम पी रंजित, व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा था, पिछले सेशन में मैंने आपातकाल इमरजेंसी की चर्चा की थी। उसी सेशन को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपातकाल की कुछ बातों को और चर्चा करते हुए मैं वस्तुतः ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जनरल स्टडीज के पेपर में भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए, यहाँ की इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र के विकास को समझने के लिए और आज के वक्त की तुलना करने के लिए आपका आपातकाल का जो टॉपिक है, आपातकाल का जो 2 साल की अवधि है, उस आपातकाल की अवधि को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये गाहे बेगाहे हमने उसमें भी चर्चा की थी कि कहीं न कहीं आपातकाल इमरजेंसी आपको एग्जाम की पर्पज से भी जाननी चाहिए और कहीं न कहीं इसकी जरूरत आपको हमेशा महसूस होगी। यह आपातकाल कौन है, कब लगाता है, इसके सारे पहलुओं की चर्चा करते हुए हम इस बिंदु को पर आएंगे। आखिर से सवाल भी बनते हैं आपके, और आपने देखा था पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का भी कहना था कि आपातकाल की जैसी स्थिति आज हो गई है। तो कहीं न कहीं इस आपातकाल को समझना है, इसकी पृष्ठभूमि को भी समझना है, इसके बैकग्राउंड को भी समझना है और बताने का प्रयास करना है कि आपातकाल किस सीमा तक जायज था और क्या इंदिरा गांधी की ऐसी क्या वजह हो गई थी, इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पड़ गए थे। तो हम जिस आपातकाल की चर्चा करने वाले हैं, बताया था वो 1975 में जो 25-26 जून की रात लगाई गई थी, उस आपातकाल की चर्चा करने वाले हैं, ताकि इसी आपातकाल को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे तथ्य हैं, कई सारी घटनाएं हैं कि आखिर प्रेस पे कितनी पाबंदी लगा दी गई थी, कितनी सारी ज्यादतियां की गई थी, कितनी पॉलिटिकल लीडर को बंद कर दिया गया था, हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, उन पर काफी सारा अत्याचार किया गया था और जिसकी चर्चा आज भी कहीं न कहीं हमें देखने सुनने को मिलती है। तो 25-26 जून की रात, वस्तुतः ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपातकाल राष्ट्रीय आपात था और इसे आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था और यह आपातकाल 25-26 जून या 25 जून 1975 को लगाया गया था। ये 352 क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे 25 जून 1975 की 26 जून की रात को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी अनुच्छेद 352 के तहत। जिस दिन आपातकाल लगा, जिस रात आपातकाल लगाया गया, उस वक्त देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, श्री फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा गांधी ने, आखिर इंदिरा गांधी को ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसा क्या पृष्ठभूमि बन गई थी, आखिर इंदिरा गांधी को यह आपातकाल लगाना पड़ गया था। उसके कुछ दिन पहले आपने देखा था, आप गौर करेंगे, इतिहास के पन्नों में आप जाके देखेंगे कि ये कहीं न कहीं 2 व्यक्तित्व का टकराव भी था। एक तरफ इंदिरा गांधी, एक तरफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे जो एक तरह से गांधीवादी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के पोषक थे। वो गांधीवादी विचारधारा के इतनी व्यापक अनुभव वाले एक अंतिम, कह सकते हैं, अंतिम धारा थे। जेपी, हालांकि जेपी अब सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे, उनका कहीं न कहीं योगदान एक सामाजिक क्षेत्र में या समन्वय भूमिका में था। वो सक्रिय राजनीति से छोड़ चुके थे, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, वो कैसा बीमारी से पीड़ित भी थे, बिहार के थे, बिहार में आराम से अपने घर पे रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब चाहे कश्मीर का इश्यू हो, शेख अब्दुल्ला को राजी करने के क्रम में भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच जो समझौता हुआ था, उन समझौता में भी इनका काफी अहम योगदान था। इसके साथ साथ नागा विद्रोहियों से, नागा अलगाववादियों से समझौता कराने में भी जेपी की काफी बड़ी भूमिका थी। तो जेपी इंदिरा जो एक काफी करीब थे, आखिर ऐसी क्या घटना घट गई कि जेपी और इंदिरा के बीच टकराव ने देश को आपातकाल की ओर धकेल दिया। ये कहीं कि 2 व्यक्तित्व का भी टकराव था, 2 अहम का टकराव था, 2 परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी जिस परिस्थितियों में दोनों को मिलना आपस में कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी जहां पे दोनों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, या फिर कहां किसी चूक हो गई, इस चूक को भी समझने का प्रयास करेंगे। खैर, 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल एक्चुअली क्या हुआ था, इंदिरा गांधी 25 जून, कहानी ये था कि इंदिरा गांधी 25 जून को या 24 जून को रात में सिद्धार्थ शंकर रे को बुलाते हैं बंगाल से। वो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़े कानूनविद भी हुआ करते थे, संविधान की ज्ञाता थी। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने
एक सफदरजंग निवास स्थान दिल्ली में बुलाया उनके सचिव आर.के. धवन के माध्यम से। जब वो सिद्धार्थ शंकर रे उनके घर पे आते हैं, उनके बंगले पे आते हैं, तो इंदिरा गांधी देश की परिस्थिति के साथ साथ वो पूरे विदेश की परिस्थिति भी रखते हैं, पूरे विदेश का हालत का बताते हैं कि देश में तो अशांति का माहौल है ही है। उन्हें डर इस बात का भी लग रहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन CIA की सहायता से उनकी गद्दी अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आईबी की खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से वो सिद्धार्थ शंकर रे के साथ इस विचार को साझा कर रहे थे कि कहीं न कहीं निक्सन उन्हें गद्दी से हटाना चाहते हैं और देश में आंतरिक अशांति या देश में एक आंदोलन का माहौल, देश में गड़बड़ी का माहौल तो था ही। तो ये दोनों बातें से आखिर कैसे निपटा जाए, इस दो मुद्दे से कैसे निपटा जाए, सिद्धार्थ शंकर रे से वे सलाह ले रहे थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने बहुत सोच समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद फिर उनसे दोबारा मीटिंग होती है। तब वो कहते हैं कि अभी आपके लिए सबसे अच्छा उपाय देश में आपातकाल लगा देना है, राष्ट्रीय आपात। 352 का सहारा लेकर आप देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं और इन विद्रोहियों को जेल में बंद करके, इन आंदोलनकारियों को जेल में बंद करके देश में शांति का वातावरण तैयार कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कुछ हद तक ये सलाह अच्छा लगा कि नहीं, शायद हम 352 का सहारा लेकर देश में आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर सकते थे। आनंद फार्म योजना बन गई और अंततः दोनों मिलकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास गए और उन्हें बताने का प्रयास किया कि देश में आपातकाल की घोषणा आपातकाल लगाया जाएगा। हालांकि फिर फखरुद्दीन अहमद ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। उसी रात एक तरफ सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा गांधी के बीच बातचीत हो रही थी कि आखिर आपातकाल का ड्राफ्ट किस रूप में बनाया जाए, किस रूप में कल मंत्रिमंडल की बैठक में किस रूप में एड्रेस किया जाए। और दूसरी तरफ संजय गांधी और दूसरे नेता जो थे बंसीलाल वगैरह, ये इस प्लानिंग में लगे हुए थे कि किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। और वहां पर एक बहुत ही प्लानिंग बनी थी कि अगले सुबह देश की जो बिजली है, दिल्ली की बिजली काट दी जाएगी, जिसकी वजह से देश में अगले दिन अखबार नहीं छप पाएंगे, पेपर नहीं आ पाएगा। तो देश की बिजली को बंद करने का प्लान बनाया जा रहा था, लाइन काट देने का, बिजली के माध्यम से पेपर छप नहीं पाएगा और लोगों को, पब्लिक तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी। खैर, और उस रात इसी वहां में गुजर गया। अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है। अगले सुबह तड़के 5 बजे सारे मंत्रियों को फोन जाता है और 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक प्रारंभ होती है। मंत्रिमंडल की बैठक मात्र आधे घंटे चलती है और इंदिरा गांधी वहां पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करती है और राष्ट्रीय आपात पर उस बैठक मात्र आधे घंटे बैठक चली है। इंदिरा गांधी का लंबा भाषण होता है। किसी ने इंदिरा गांधी से पूछने का भी साहस नहीं किया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी या कैसी क्या बात होगी कि आज का आपातकाल लगाना पड़ गया। एक लीडर थे, स्वर्ण सिंह, मंत्री थे स्वर्ण सिंह, जिन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आखिर ये नेता जो गिरफ्तार किए जाएंगे वो किस कानून के तहत उन्हें नजरबंद किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने संक्षिप्त जवाब देकर उन्हें भी संतुष्ट कर दिया और इस तरह अगले सुबह 26 जून से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और तमाम जो नेता थे, गैर कांग्रेसी धारा के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता तक को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि ये बात इंदिरा गांधी को नहीं मालूम था कि संजय गांधी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बिजली काट करके अगले दिन पेपर नहीं छप पाएंगे। हालांकि जब इंदिरा गांधी को पता चला तो इंदिरा गांधी नाराज भी हुई थी, लेकिन अगले दिन पेपर नहीं छप पाए। मात्र एक हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़कर कोई पेपर नहीं छप पाया और अगली सुबह इंदिरा गांधी का रेडियो पर घोषणा होता है कि देश में आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 352 आर्टिकल के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो ये आपातकाल जेपी के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो, इन सब नेताओं को जेल में नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि के कामराज, जो कि हालांकि विपक्षी धारा, विरोधी धारा के थे, गैर कांग्रेसवाद की आवाज को बुलंद किया करते थे, लेकिन के कामराज को इस आपातकाल के वक्त उन्हें नजरबंद नहीं किया गया था। उन्हें इंदिरा गांधी की सख्त हिदायत के बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। खैर, तो ये आपातकाल
की बात की कहानी है। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि आखिर जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच इतनी कटुता कैसे हो गई, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, आखिर आपातकाल लगाने पड़ गई। इसको इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1974 में 1974 आते आते, हालांकि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता तो काफी थी, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार जो राज्य सरकारें थी उसमें काफी सारे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे। भ्रष्टाचार, उसके अलावा गबन, धोखाधड़ी, कालाबाजारी, महंगाई, बेरोजगारी, चुनावों में धांधली, इससे सारी राज्य सरकारें त्रस्त थी। और जनता भी कहीं न कहीं ये मान के चल रही थी कि कांग्रेस सरकार का मतलब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, भाई भतीजावाद, शोषण है। तो उसी क्रम में सबसे पहले गुजरात की सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चिमन भाई पटेल। तो चिमन भाई पटेल पर काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अंततः इन चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद वहां पर हालांकि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद के दिनों में वहां पर चुनाव होते हैं और फिर जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो गुजरात के चिमन भाई पटेल की इस्तीफा से ये आगे बढ़ते बढ़ते बिहार तक आ गई। बिहार में भी काफी भ्रष्टाचार था, करप्शन था, भाई भतीजावाद था, चुनावों में धांधली हो रही थी, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान थी। इसीलिए बिहार में भी कुछ छात्र नेता ने भी गुजरात की भांति बिहार में भी वहाँ की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, हटाने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी रैली की और आंदोलन का सहारा ले रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले गया में, बिहार के गया जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, शांति के प्रणेता महात्मा बुद्ध बोध गया कहीं थे, उसी गया डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और इस छात्रों के बीच कुछ झड़प होती है। ये गया से बढ़ते बढ़ते यह आखिर पटना तक पहुंच जाती है। 1974 में ये आग बढ़ते बढ़ते आखिर पटना तक आ जाती है और पटना में अंततः छात्र संघ के कुछ युवा नेता ने बिहार सरकार की बर्खास्तगी को लेकर, हटाने को लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। बिहार की सड़कें आंदोलन से लाल हो गई, पूरी पुलिस और पब्लिक में झड़प हो रही थी। इसी क्रम में यहीं पर यहाँ के छात्र नेता जो आज की डेट में लालू यादव या सुशील मोदी को आप जानते होंगे, इस छात्र नेताओं ने एक बहुत ही समझदारी, मैच्योरिटी का परिचय देते हुए इस आंदोलन की भागडोर जयप्रकाश नारायण को सौंपी और यहीं से देश का भविष्य बदल गया। तो इन नेताओं ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। जेपी जो आमतौर पर उस वक्त तक उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, गांधीवादी और समाजवादी धारा के बहुत बड़े लीडर उस वक्त थे और इनके देश में नहीं विश्व में भी इनकी पहुंच थी। तो कहीं न कहीं बिहार के छात्र नेताओं ने इनका सहारा अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए किया, जो कि उनका बहुत ही समझदारी भरा निर्णय था। और हालांकि जेपी शुरुआती दौर में जेपी इस आंदोलन के पक्षधर नहीं थे, मना कर रहे थे, लेकिन बहुत ही मान मनोबल के बाद, बहुत ही कहने पर, समझाने पे अंततः जेपी तैयार होते हैं, जयप्रकाश नारायण तैयार होते हैं। हालांकि उनकी कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों में उनकी पहली शर्त थी कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलाया जाएगा, आंदोलन में हिंसा के तत्व नहीं होंगे, अहिंसक आंदोलन होगा, गांधीवादी तरीके पर आंदोलन होगा। और कहीं न कहीं ये आंदोलन से बिहार सरकार को हटाने को लेकर नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन को लेकर किया जाएगा और ये पूरे देश में फैलाया जाएगा। जहाँ पर कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, चुनावी धांधली, बेरोजगारी, महंगाई, इनको हटाने के लिए और सही मायने में लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए आंदोलन होगा, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन होगा, न कि किसी सरकार विशेष को हटाने के आंदोलन होगा। ये छात्र नेता तैयार हो गए। छात्र नेता क्या, जयप्रकाश नारायण का उन्हें आशीर्वाद मिला, छात्र नेता आराम से तैयार हो गए और यहीं से जेपी की एक अलग राह बन जाती है। उम्र के इस पड़ाव पर जेपी एक देशव्यापी, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव खड़ी करते हैं। तो कहीं न कहीं इन छात्र नेताओं को जेपी से इस आंदोलन का नेतृत्व करना ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ
इस 1974 में घटना घटी थी। इसके बाद जब जेपी इस आंदोलन से जुड़ते हैं, 1974 का वक्त था ये, जेपी ने पटना में एक विशाल रैली की। अब ये आंदोलन छात्रों का नहीं रहा, इसमें छात्र, व्यापारी, किसान, आम आदमी, किसान सब जुड़ते चले गए। धीरे धीरे ये आंदोलन पटना से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, आगे बढ़ते बढ़ते यूपी, बंगाल तक फैलता चला गया। हालांकि तब जेपी ने इंदिरा गांधी से कई बार वार्ता भी की, हालांकि इस वार्ता से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। उल्टी इंदिरा गांधी जेपी पर आरोप लगाती थी कि आप लोकशाही को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हालांकि जेपी और इंदिरा गांधी और नेहरू जी के बीच एक पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन इस घटना ने, इस आंदोलन ने उनकी पारिवारिक रिश्ते में दरार ला दी। अब जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे करते करते दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। करीबन 7.5 लाख लोग उस वोट क्लब में आए। हालांकि जेपी को आने नहीं दिया गया था, जेपी की फ्लाइट बंद, टेक ओवर नहीं करने दी गई थी, कहा गया कि फ्लाइट नहीं आ रही है। फिर भी मोरारजी देसाई का ऐतिहासिक भाषण, और इस ऐतिहासिक भाषण ने कहीं न कहीं पूरे देश में इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये आंदोलन बिहार से निकलकर पूरे उत्तर भारत में फैलना प्रारंभ हो गया। हालांकि दक्षिण भारत में आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा था। इसके लिए जेपी ने दक्षिण भारत में मार्च करने की या घूमने की योजना बनाई। वो दक्षिण भारत में घूमने के क्रम में कई सारे नेताओं से मिले, जगह जगह उनको सुनने के लिए काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा होती थी। लेकिन ये तो तय था कि उत्तर भारत में उनका आंदोलन, ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। अब इंदिरा गांधी भी परेशान थी इस आंदोलन को रोकने के क्रम में, आखिर कैसे रोका जाए, क्या हो जाएगा। हर जगह जनता, तालाबंदी, हड़ताल, कहीं के आंदोलन, सड़कों पर जनता उतर रही थी, पुलिस पब्लिक में हर जगह भिड़ंत हो रही थी। ये आंदोलन चल रहा था, अपने क्रम से आगे बढ़ रहा था। तभी दो ऐतिहासिक घटना और होती है। इन घटना को भी आप इसी घटना से जोड़कर भी देख सकते हैं। हालांकि इनका प्रत्यक्ष संबंध इस घटना से था या नहीं था, ये बात की बात है, लेकिन ये दो घटना भी उसी समय घटी है। एक, आपने गौर किया होगा, 1974 में ही परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में। परमाणु विस्फोट, पोखरण, राजस्थान। तो पोखरण का परमाणु विस्फोट, इस एक घटना से इंदिरा गांधी पुनः राष्ट्रवाद के मुड़ गए। यह पुनः आंदोलन, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रवाद का सहारा लेकर कोशिश की कि शायद ये आंदोलन की धार कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा हुआ भी, कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। परमाणु विस्फोट ने इंदिरा गांधी को देश में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार पनपा दिया, और कहीं न कहीं इस आंदोलन की धार कमजोर पड़ी, कुछ हद तक कमजोर पड़ी। दूसरी घटना वहीं पर थी, सिक्किम को भारत में मिलाया जाना। आप ध्यान रखेंगे, सिक्किम 1974 में भारत में मिला था। 74 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, यहाँ पे भारत का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। यहाँ पे एक शासक हुआ करते थे, चोग्याल शासक वंश था, और इसी चोग्याल वंश की सिक्किम पे चोग्याल वंश का शासन था। लेकिन सिक्किम में भी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना को लेकर वहां छोटा मोटा आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने मौका का फायदा उठाते हुए इस सिक्किम में चोग्याल वंश के खिलाफ उन लोगों को भड़काया, और जब चोग्याल वंश इंदिरा गांधी से मदद मांगने के लिए आती है, और इसी क्रम में इंदिरा गांधी ने इस मौके को फायदा उठाते हुए सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया। ये दो ऐतिहासिक घटना इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए हो या न हो, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस दो घटना ने इंदिरा गांधी को पुनः देश के साथ साथ विश्व स्तर पर इन्हें चर्चित कर दिया। परमाणु विस्फोट या परमाणु क्लब में शामिल होना एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और देश का सम्मान इससे बढ़ा। इससे अमेरिका के कान खड़े हो गए। कहीं न कहीं अमेरिका की हमको भी चोट लगा, अमेरिका की निक्सन सरकार, और इससे पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ साथ ये पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित करने का भी काम किया।
इस आंदोलन का फायदा उठा के पाकिस्तान भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, बढ़ चढ़ के पीठ पीछे भाग ले रहा था कि लगा पाकिस्तान भी इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन परमाणु विस्फोट ने कहीं न कहीं पाकिस्तान अमेरिका दोनों को, इंदिरा गांधी दिखा दिया, दोनों देश को दिखा दिया कि अभी हम हैं, हमारी सरकार है अभी। तो कहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान को बैलेंस करने का काम एक परमाणु विस्फोट किया। और कहीं न कहीं इस आंदोलन की धार को कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस आंदोलन की धार को कम किया और राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ आंदोलन की धार कुछ हद तक कम पड़ी। दूसरा जो सिक्किम को मिलाया गया, आपने गौर किया होगा, इस सिक्किम की सीमा चाइना से मिलती है। इसमें कहीं न कहीं हमने चीन को अपनी शक्ति दिखाने का काम किया। जिस तरह परमाणु विस्फोट अमेरिका पाकिस्तान को अपनी शक्ति दिखाने का एक जरिया बना, उसी तरह सिक्किम को मिलाया जाना कहीं न कहीं चीन को प्रतिसंतुलित करने का कार्य किया। तो दो अहम घटनाएं इसी आंदोलन के साल में, ये भी ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन के क्रम साल में ही, जेपी मूवमेंट के काल में, आंदोलन के काल में ही दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। आप इसे भूलेंगे नहीं। ये दो घटनाएं थी, सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना और परमाणु विस्फोट। इससे इंदिरा गांधी विश्व बिरादरी की निगाह में फिर आ गई। हालांकि ये घटना चलती रही। अब ये आंदोलन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दूसरी घटना ने इंदिरा गांधी को परेशान कर दिया। वो दूसरी घटना थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है। इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में उनके जो राजनारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी पर एक पिटीशन दाखिल कर रखा था कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली के चुनाव में धांधली की है, और करीबन 14 मुकदमे इन पर दायर कर रखे थे। इन 14 में 12 मुकदमों में इंदिरा गांधी इस हाईकोर्ट के माध्यम से बरी कर दी गई। लेकिन दो ऐसे मुकदमे थे, दो ऐसे पहलू थे जिस पर इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि दो मुद्दे बहुत ही छोटे थे। दो मुद्दे में एक मुद्दा यह था कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली की चुनावी सभा में अपने मंच को काफी ऊंचा कर रखा था, और एक IAS ऑफिसर थे जिनकी सहायता से चुनावी प्रचार कर रहे थे। एक सरकारी नौकरी वाले IAS ऑफिसर से उन्होंने चुनावी प्रचार की बागडोर उनकी एक IAS ऑफिसर संभाल रहे थे। और दूसरा, चुनावी मंच में अपने मंच की जो अधिकतम सीमा होती है, ऊंचाई होती है, उससे ऊंचाई पर वो बैठ के खड़े होकर भाषण दे रहे थे। ये इतनी बड़ी इशू नहीं था। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कोर्ट ने कुछ पक्षपात का सहारा लिया हो, जो भी हो, लेकिन ये कम से कम ये तो तय था कि आगे सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा खत्म हो जाता। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के फेवर में फैसला तो नहीं दिया, तो बहस चल ही रही थी, लेकिन इन्होंने इतना ही कहा कि अभी जब तक मेरी बहस पूरी नहीं होती है, फैसला नहीं आता है, तब तक संसदीय चुनाव में आप भाग नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते संसद में। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी के वोटिंग अधिकार को ले लिया गया था। हालांकि फैसला आता तो शायद ये मुद्दे टिक नहीं पाते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वोटिंग राइट से वंचित कर रखा था। इसी घटना ने इंदिरा गांधी पर विपक्ष या आंदोलनकारियों का नैतिक दबाव तो था ही। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी भी कुछ बहुत से ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी पर नैतिकता के माध्यम से नैतिक दबाव डालकर शायद ये कह रहे थे इंदिरा गांधी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वहां पर BBC के इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने बताया था कि देश में जिस तरह से अलगाववादी पृथकतावादी शक्तियां आगे बढ़ रही है, उस क्रम में हमें इस्तीफा देना या दूसरे को सत्ता सौंपना देश के लिए घातक सिद्ध होगा। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी इस चक्र में फंस गई, इस कोर्ट के चक्र में फंस गई इंदिरा गांधी। तो दो इश्यू इंदिरा गांधी के सामने थे, एक जो JP का आंदोलन और एक कोर्ट का फैसला। अब इस दो मामले ने आते आते
1975 का वक्त ले, जब इंदिरा गांधी जो कोर्ट में थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 15 में, जहाँ पे कोर्ट उनका फैसला आ रहा था, उसी 15 रूम नंबर कोर्ट में मोतीलाल नेहरू, जवाहर नेहरू ने वकालत की थी, और वो इंदिरा गांधी एक बंदी के रूप में थे। खैर, अब इस दो मुद्दे को करते करते आगे बढ़ते बढ़ते 1975 का वक्त आ गया। आंदोलन से इंदिरा गांधी निपट भी लेती, लेकिन उन पर जो नैतिक दबाव डाला जा रहा था, नैतिक दबाव डाला रहा था, अब इनके सामने कोई चारा नहीं बचा था। और अंततः इंदिरा गांधी ने अपने विश्वस्त सिद्धार्थ शंकर रे को, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बहुत बड़े संविधानविद हुआ करते थे, उनको उन्होंने बुलाया। कहा कि इस दो मुद्दे से निपटने के लिए क्या किया जाए। तब तक जेपी का आंदोलन भी काफी फैल चुका था। उसी क्रम में जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े नेता होते, समाजवादी नेता थे, जिनके माध्यम से रेल रोको आंदोलन चला गया था। आमतौर पर पूरे उत्तर भारत में, बम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर पूरे उत्तर भारत में आंदोलन, बंद, हड़ताल से पूरी जनता ही परेशान थी और जनता भी त्रस्त थी और पूरे देश का माहौल खराब हो रहा था। और इस नमक जले नमक पर छिड़कने का काम इस कोर्ट के फैसले ने किया। और अंततः सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पे इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी की घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। तो कहीं न कहीं आपातकाल वस्तुतः ये दो मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट थे। एक तो कोर्ट का फैसला, अगर यहाँ पर इंदिरा गांधी, मैंने क्लास में बताया था आपको, अगर इंदिरा गांधी लोकतांत्रिक होती, डेमोक्रेटिक होती, कोर्ट के फैसले का सम्मान करती, तो सब्र कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती थी और शायद फैसला उनके पक्ष में आता। और नहीं भी आता तब तक अगले चुनाव का वक्त आ जाता और लोकतांत्रिक तरीके से वो पुनः चुनाव जीत कर आ सकती थी। नहीं, कहीं न कहीं इंदिरा गांधी का डर, एक तानाशाही का जो डर होता है, सत्ता का जो भय था उन्हें कि कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी के द्वारा मैं बेदखल कर दी जाऊंगी सत्ता से, इसी डर ने उन्हें दूसरे उपाय की ओर धकेल दिया, जो कि देश में आपातकाल लगाने से पूरा हुआ। तो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि थी, जो आपको जाननी चाहिए, ध्यान रखेंगे कि कहीं न कहीं एक आंदोलन के साथ साथ इस कोर्ट के फैसले ने भी देश में आपातकाल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। अब इसके बाद और एक इंदिरा गांधी को यह भी खतरा था कि कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन भी कहीं न कहीं उन्हें बेदखल करना चाहते थे, उनकी बनती नहीं थी। और वो अभी जस्ट आपने देखा था, उसकी जस्ट उसी वक्त 1974 में CIA ने चाइना की 700 का अपदस्थ किया था। तो इंदिरा गांधी को यह भी भय सता रहा था कि कहीं निक्सन चाइना की तरफ मेरी सरकार को बेदखल करके यहाँ दूसरी सरकार न बनवा दे। एक मन में उनके ये भी भय सता रहा था। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें लग रहा था, रॉ आईबी की रिपोर्ट के आधार पर, कि कहीं कि अमेरिका उन्हें उनके देश से खेल रहा है। इस तीन ऐसी पृष्ठभूमि थी जिस पर चलकर देश ने आपातकाल को इंदिरा गांधी ने देश पे थोप दिया। जब आपातकाल लगाया गया तो सबसे पहले तमाम जो गैर कांग्रेसी नेता थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, उन सबों को जेल में बंद कर दिया गया। हजारों की संख्या में नेता जेल में बंद किए और जेल में उन्हें कोई बहुत सहूलियत के साथ, बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं रखा गया। तो इन लोग कहा भी करते थे कि जयप्रकाश नारायण समाजवाद के बहुत बड़े नेता थे, तो जेल में भी समाजवाद देखने को मिलता था। आम कैदी, सामान्य कैदी सब एक जैसे रहते थे वहाँ पर। तो इंदिरा गांधी जेल में भी समाजवाद की तरह ही उन्होंने जेल में रखने का ढंग समाजवादी रूप में रखा उन्होंने। खैर, और तमाम नेता को जेल में बंद कर दिया गया। अब आपने क्या, अगर पुस्तक पढ़ेंगे, रामचंद्र गुहा की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आप इसका दूसरा पक्ष आप देखें कि आम जनता को कहीं न कहीं, आम जनता क्या आपातकाल के समर्थन में थी या विरोध में थी। अगर रामचंद्र गुहा की हम बात करें तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि JRD टाटा जैसे जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, उद्योग घराने थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। मैंने विरोध नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो विरोध भी नहीं किया। JRD टाटा तो एक कदम आगे बढ़ के बोलती हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ आगे बढ़े, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा हमारा, क्योंकि आए दिन इंडस्ट्री में हड़ताल, तालाबंदी, धरना, प्रदर्शन, बंद रखो, रेल रोको, बस रोको, जिससे उनके प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा था। तो कहीं के जो आंदोलन हो रहे थे, रेल रोको, बस रोको, धरना, प्रदर्शन, इससे कम से कम इंडस्ट्री को राहत मिली। तो जो इंडस्ट्रीज थे उस जमाने के बड़े बड़े, उनको कहीं के इन
धरना प्रदर्शन से राहत मिली और उनका प्रोडक्शन लेवल आगे बढ़ा। तो कुछ हद तक वो इसकी सपोर्ट में आए। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस जमाने में जब तक आपातकाल का दौर था, ट्रेन जो थी, रेलगाड़ी, वो बहुत ही टाइमली चली और आम आदमी को इसका फायदा मिला। आम आदमी समय से जाते, समय से आते थे। जो ऑफिस, जो मिडिल क्लास था, वस्तुतः मध्यम वर्ग, छोटे छोटे व्यापारी, सरकारी नौकरी वाले, उनको राहत मिली। आए दिन धरना प्रदर्शन से उस समय पर घर नहीं पहुंच पाते थे, उनकी नौकरी करने में, व्यापार करने में नुकसान हो रहा था। ये सबसे कहीं न कहीं उन्हें राहत मिली। तो आमतौर पर मध्य वर्ग ने विरोध नहीं किया, समर्थन नहीं किया, तो विरोध भी ज्यादा नहीं हुआ। और इंदिरा गांधी भी इसे पेन किलर की तरह मान रहे थे कि कुछ दिनों के लिए लोकशाही फिर से आ जाएगी, ऐसा कोई नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल, भय का माहौल, आंदोलन का माहौल बना दिया गया था, उस माहौल को ठीक करने के लिए इस दवा को खानी पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे करके ये आपातकाल आगे बढ़ रहा था। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता पे दो ऐसे मुद्दे थे जिसने आपातकाल को ज्यादा, देश में आपातकाल को ज्यादा किया। एक था इसमें प्रेस की मुद्दा, प्रेस की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया गया, और दूसरा था पुरुष नसबंदी। और इसी क्रम आगे आगे आपातकाल बढ़ता है, जिसकी चर्चा हम और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जब आपातकाल को आप समझेंगे, आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो आज की जो माहौल था, आज की जो परिस्थितियां हैं, उसकी गत्यात्मकता आप समझ पाएंगे, उसका मिलान करके आप बेहतर इनसे लिख पाएंगे। और इसमें आपातकाल में आखिर क्या हुआ, कैसे समाप्त हुआ, और क्या क्या प्रावधान इसमें लाए गए थे, इस आपातकाल क्या क्या प्रोविजन है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।